आवाज बढ़ा दे भैया, आवाज बढ़ा दे थोड़ा, देखें तो। हेलो 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 हेलो, नहीं नहीं नहीं, आवाज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अभी, हाँ अभी धीरे है ना? अब, हाँ हाँ अब ठीक। इधर आवाज आ गई भैया पीछे? नहीं आ रही है? अरे देखें तो। एक तो एक काम करें, तो ये आपस में गुनगुनाना बंद कर दिया करें भाई, ठीक है? जैसे अध्यापक क्लास में आए तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि तब आपस में गुनगुनाना, बातचीत करना बंद कर दिया करें, है ना? और अध्यापक के आने से पहले एटलीस्ट जो आपने रिवीजन किया हुआ है घर पे ना, थोड़ा सवाल वगैरह सोचा करें कि अध्यापक आए तो उसके आते ही आपके नोटबुक में एक किनारे अगर अगर डाउट है तो, अगर डाउट है तो कुछ डाउट्स लिखे हुए होने चाहिए कि जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे ही सवालों का बौछार शुरू कर दीजिए, ठीक? अच्छा खैर, अभी स्वागत नहीं किया मैंने आप लोगों का, है कि नहीं? तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए, मेरा निवेदन ये है, अब आप सोचो मैं हर क्लास में लगभग रोज ये बात दोहराता हूँ, और लगभग रोज ये जो बात मैं कहता हूँ ना भैया, वो मैं मेरे लिए गले की फांस बनाता हूँ, वो मैं मेरे लिए मुसीबत बनाता हूँ। जैसे मैं किसी दिन आपसे ना बोलूँ कि सवाल पूछा करिए, डाउट्स लाया करिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो खुद अपने लिए समस्या पैदा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे क्लास छूटे, अच्छा उस दिन कोई बालक कह रहा था क्लास छूटने के बाद जैसे अगर आप चाहें मुझे यहाँ घेरना तो यहाँ घेर लीजिए, है ना? लेकिन यहाँ घेरना थोड़ा सा ये रहता है कि भाई निकलना रहता है, मुझे भी जाना रहता है। अच्छा, कहीं फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं, मैं रात को अपने ही घर जाता हूँ, मतलब मुझे मुझे भी मेरे घर जाना होता है भाई, है ना? अच्छा, मेरे घर का मतलब इतना दूर नहीं कि मैं डेली जो है मुखर्जी नगर पहुंच के और वहां से आऊँ, है ना? मतलब यहाँ पे जो है। तो आप ये करिए कि जैसे क्लास खत्म हो, आपके जो डाउट्स हैं आप वहां मेरे से मिलिए ऑफिस में, है ना? वहां पे मैं रुकता ही हूँ, आपके डाउट्स सुनता हूँ। देखिए अगर डाउट्स नहीं है तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स हैं तो उसको पूछिए, उसको क्लियर करिए। और कई बार जैसे आप लोगों को रोज नित आपके मोबाइल फोन पर करंट अफेयर्स आता होगा हैंड आउट नोट्स के नाम से, आता है कि नहीं आता है? हैंड आउट नोट्स के नाम से आता है ना डेली। अब जैसे इस समय एक चक्रवात खूब चर्चा में है, ठीक है ना? एक चक्रवात खूब चर्चा में है, अभी तक था कि वो पाकिस्तान जा रहा है और अचानक से उसकी दिशा बदल गई। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं, विद्वान बता रहे हैं कि आने वाले समय में गुजरात के तट से आकर के टकराएगा। तो अगर आपने हैंडआउट नोट्स पढ़ा है तो हो सकता है कि आपका डाउट हो वहां पर भी। हालांकि साइक्लोन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना? इंडियन ज्योग्राफी में एक बार पुनः हम लोग उस पर ब्रीफ इंट्रो करेंगे उसका। तो आप यही पूछ लीजिए कि मतलब साहब ये जो अच्छा चक्रवात का नामकरण वामकरण याद है सब? याद है कि नामकरण की पद्धति? तो ये जो चक्रवात अभी चर्चा में, क्या नाम? पेपर जो है, नाम किसने रखा? बांग्लादेश में। ये नाम ही बंगाली लग रहा है, जॉय पोस, है कि नहीं? ये सब नाम ही कैसे होते हैं बंगाली? तो वहां से कोई डाउट हो आप वो पूछिए। या पिछले क्लास में हम लोगों ने ओशन करंट्स के बारे में बातचीत किया था, तो ओशन करंट के बारे में कोई डाउट हो उसको तैयार करके रखिए कि ठीक है, मान लीजिए कि ओशन करंट खत्म होते होते अगर मास्टर बता दिया क्लास में तो ठीक है, नहीं तो क्लास के बाद में उससे पूछा जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा, लेकिन काम भर का अपने कैरियर के प्रति भैया संजीदा हो जाइए, है ना? काम भर का अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हो जाइए। और मैं हर क्लास में कहता हूँ, बार बार बारंबार ये कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तैयारी से मुक्त हो जाइए, है ना? जितना जल्दी हो सके तैयारी करके सिलेक्शन लेकर के जाकर के फील्ड में काम करिए। तो जब आप क्लास में आए, अभी मान लीजिए कि आज प्रश्न नहीं मिल पाया आपको, है ना? तो आप क्या कर सकते थे कि क्लास में बैठे हुए हैं, जो पिछली क्लास में सिनॉप्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको पढ़ जाइए। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बात आपको मिल जाए जो ना समझ में आ रहा, या हो सकता है कि कोई ऐसी बात क्लिक कर जाए आपके दिमाग में कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में। कई बार होता है कि नहीं ऐसा कि कोई एक चीज होता है वो दिमाग में ऐसा क्लिक करता है, लगता है कि बस अब मामला समझ में आ गया, है ना? तो ये थोड़ा सा इन इन चीजों में परिवर्तन कर लीजिए, है ना? तो चलिए हम लोग मुद्दे पर बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, वो क्लास के बाद पूछिए। हाँ, वो बता देंगे, क्लास के बाद बता देंगे। देखिए भाई, जैसे वो चीजें क्लास के बाद, जो क्लास का है वो क्लास में, जो और चीजें आपका क्लास के बाद मैं रहता ही हूँ, वहां पर मेरे से बातचीत करिए, वहां पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना? तो देखिए भाई, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ओशियन करंट्स के बारे में, और ओशियन करंट्स के बारे में हम लोगों ने ये बात किया था कि महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में, ठीक, कहीं पर एक निश्चित गति के साथ और कहीं पर परिवर्तनशील गति के साथ अग्रसर होती है, आगे की ओर बढ़ती है, जहां महासागरीय जल का क्षैतिज संचलन होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और इसी को ओशियन करंट्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये जाना था कि जो ओशियन करंट्स होते हैं या महासागरीय धाराएं होती हैं, ये तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जल धाराएं और एक गर्म जल धाराएं होती हैं। इसी तरह से अगर हम इनके प्रवाह, इनकी गति, इनकी दिशा, ठीक, इस आधार पर देखें तो तीन प्रकार से होता है। एक को कहते हैं करंट, एक को कहते हैं ड्रिफ्ट, और एक को कहते हैं स्ट्रीम। याद है ये चीजें? करंट के बारे में हमने बात किया था कि ये एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती है। ड्रिफ्ट में हम लोगों ने बात किया था, ड्रिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रवाह, कि जब हवाओं के प्रभावाधीन या हवाओं के प्रवाह के कारण जल धाराएं आगे की ओर अग्रसर होती हैं तो उसको ड्रिफ्ट या प्रवाह कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर हम लोगों ने जाना था स्ट्रीम, और स्ट्रीम के बारे में जाना था हमने कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जब विशाल मात्रा में जल आगे की ओर अग्रसर होता है और इसकी गति करंट से और ड्रिफ्ट से, इन दोनों से ज्यादा होती है, तो इसी को स्ट्रीम कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये जाना कि महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को तीन भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक तो हमने बांटा था पृथ्वी की ज्यामिति से संबंधित कारक, ज्योमेट्री ऑफ द अर्थ, इससे संबंधित कारक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना था? एक तो पृथ्वी का आकार, जियोड आकार का होना, ये जान लिया था हमने। पृथ्वी का घूर्णन देख लिया था हमने, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल या गुरुत्व केंद्र के रूप में भी बातें जान ली थी। और इसके बाद में एक मुद्दा आया था कि जो कोरियोलिस बल है उसको भी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर ये मामला आया कि कोरियोलिस बल वास्तव में जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया था। अगला जो मामला था, ये मामला था कि सागरीय कारक, याद है ना? अगला मामला था सागरीय कारक। तो सागरीय कारक में समझ लीजिएगा, ठीक, सागरीय कारक में समझ लीजिएगा, पहला हेडिंग करिएगा सागरीय कारक, और सागरीय कारक में पहला कारक है हमारा और यह है तापमान। सागरीय कारक में पहला कारक है हमारा टेम्परेचर, तापमान। पहले समझ लेंगे, सिनॉप्सिस हमारे पास में है तो आसानी से इसको देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम तापमान की बात करें तो
क्या पूरे ग्लोब पर सभी क्षेत्रों में, सभी अक्षांशीय प्रदेशों में महासागरीय जल का तापमान एक समान होता है? नहीं होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय जल के तापमान में निरंतर कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य तक की प्राप्ति में निरंतर कमी आती जाती है। तो ये कहा गया कि अगर हम विषुवत रेखीय प्रदेश की बात करें तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सूर्य तक की प्राप्ति होती है अधिक, और सूर्य तक की प्राप्ति अधिक होने के कारण जल का तापमान भी होता है अधिक। अब आप एक बात देखिए कि जब जल का तापमान अधिक है, इसका मतलब यह हुआ कि जल गर्म है, और अगर जल तुलनात्मक रूप से गर्म है तो गर्म जल हल्का होता है या भारी? हल्का होता है, और हल्का होने के कारण इसका जल कहां आएगा? ऊपर की ओर आएगा, तो जल स्तर बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि गर्म जल का प्रवाह किधर की ओर जाएगा? उच्च अक्षांशों की ओर जाएगा। लेकिन एक मामला और हो जाएगा। आप ऐसे विचार करिए कि अगर मैं ये कहूं कि विषुवत रेखीय प्रदेश से गर्म जल निरंतर उच्च अक्षांशीय प्रदेश की ओर अगर जाता रहे, ठीक, अगर लगातार गर्म जल उच्च अक्षांशों की ओर जा रहा है, ऐसे में उच्च अक्षांशों की ओर जाते 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 एक समय तो ऐसा आएगा कि निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में जल खत्म हो जाएगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप ऐसे समझिए कि अगर सिर्फ निम्न अक्षांश से जल उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है, उच्च अक्षांश से जल निम्न अक्षांश की ओर नहीं आ रहा है, अगर हम लोग विचार कर रहे हैं अगर ऐसा होगा, तो ऐसे में इसी को अपन ऐसे बना दें, अगर ये 0 डिग्री है, इधर से जल निरंतर जा रहा है उच्च अक्षांश की ओर, तो निरंतर उच्च अक्षांश की ओर जाने पर यहाँ जल की मात्रा कम होगी, और कम होते 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 एक समय आएगा कि यहाँ जल खत्म हो जाएगा, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। ये नेचर प्रत्येक चीजों में करता है बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करेगा कि जब जल इधर से इधर की ओर आएगा तो इस इलाके में जल की मात्रा हो जाएगी कम, जबकि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में जल एकत्रित हो रहा है, और उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में एक तो इन क्षेत्रों में जो सूर्य तप है, इस सूर्य तप की प्राप्ति होती है कम, और सूर्य तप की प्राप्ति कम होने के कारण तापमान भी होता है कम, और ऐसे में यहाँ पर जल कैसा होगा? ठंडा होगा, और ठंडा जल कैसा होता है? भारी होता है, और भारी होने के कारण इस पर गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा लगेगा, और गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा लगेगा तो जल कहां बैठेगा? नीचे की ओर बैठेगा। तो जब ये नीचे की ओर बैठेगा तो नीचे की ओर से ही जो मुख्य जलधारा आ रही है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उसके ठीक विपरीत दिशा में एक जलधारा जन्म ले लेगी उच्च अक्षांश से किधर? निम्न अक्षांश की ओर, और इस जलधारा को बोलते हैं अधः स्थलीय जलधारा। अधः स्थलीय जलधारा को अंग्रेजी में बोलते हैं सब स्ट्रेटम करंट। अच्छा, इसका मतलब ऐसे समझिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए पूरा का पूरा एक महासागर है, और इस महासागर में ये निम्न अक्षांश है और ये उच्च अक्षांश है, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जल ऐसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और उच्च अक्षांश से जल निम्न अक्षांश की ओर इसके नीचे से जा रहा है, ठीक है ना? यानी ये जो अधः स्थलीय जलधारा है ये सतह पर नजर नहीं आएगा, बल्कि ये जो सरफेस करंट है, इस सरफेस करंट के नीचे इस मुख्य धारा की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, और ऐसे में दोनों के बीच जल का संतुलन बना रहता है। जैसे आप कभी ये काम करें कि खेत में या कहीं पर भी मान लें कि एक कमरा है, और कमरे को चारों तरफ से बंद करें, और उसमें एक पाइप रख दें, पानी का फ्लो हो। अब पानी का फ्लो लगातार होते होते जाएगा, कमरे की दीवार से टकराएगा। आप देखेंगे कि उधर से पानी आ रहा है, कमरे की दीवार से एक तरफ टकरा भी रहा है, और नीचे से पानी वापस भी लौट रहा है, और दोनों के बीच में चक्रीय प्रोसेस बन जाएगा। चक्रीय कैसा कि इधर से जल इधर की ओर आ रहा है तल पर ऊपर, और इधर से जल इधर की ओर लौट रहा है, वापस की ओर लौट रहा है। तो जो वापस की ओर जल लौट रहा है वो सरफेस पर उसका फ्लो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सरफेस पर बह ही नहीं रहा है, बल्कि सरफेस के ठीक नीचे बह रहा है, और जो सरफेस के ठीक नीचे बहता है उसको बोलते हैं सब स्ट्रेटम फ्लो या अधः स्थलीय प्रवाह। और इस अधः स्थलीय प्रवाह के कारण जो जल होता है ये ध्रुवों से किधर की ओर जाने लगता है? निम्न अक्षांश की ओर जाने लगता है, और इसी से दोनों क्षेत्रों के बीच क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। इसका मतलब कि निम्न अक्षांशों से जल उच्च अक्षांशों की ओर जाएगा, और उच्च अक्षांशों से सब स्ट्रेटम के रूप में अधः स्थलीय प्रवाह के रूप में जल निम्न अक्षांशों की ओर भी प्रवाहित होता रहेगा। तो ये इसमें बताया गया कि ये मुख्य धारा है, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर आ रहा है, और ये सब स्ट्रेटम करंट है। ये कैसा करंट है? अधः स्थलीय प्रवाह है, और ये अधः स्थलीय प्रवाह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएगा, और इसी से दोनों क्षेत्रों के बीच में संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। ड्रॉ कर लीजिए। संभवतः हम लोग आफ्टर टुमारो ही इंडियन ज्योग्राफी पे आ पाएंगे, तो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। और मैंने आप लोगों से नॉर्थ अमेरिका बोला था, है ना? पहला लेक्चर, नॉर्थ अमेरिका का पहला लेक्चर मैंने बोला था। ठीक, आज तैयार रहना, आज हम भी पूरे मूड में हैं। डंडा मंगवा लो भैया, हमारा बोल दो है, और किधर स्लो पकड़, और रोज रोज आप लोग बच जा रहे थे, आज नहीं। अब अगर मारे चोट लगाओ गरिया तो मुख पे भी मार के चट्टे से, इसलिए चोट लगने के बाद गाड़ी निकलता है मुझसे। यार तुम लोग मास्टर गरिया अच्छा थोड़ा लगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? अब बात मन में गरिया है। अब देवियों से शुरुआत, देवियां वैसे पूजनीय होती है, तो देवियों से शुरुआत होगा। यहाँ फूट देंगे तुम लोगों को, बाहर ऐसे माफी मांग लेंगे, सब बराबर। चले रोक लिया भैया। तो जो सागरीय कारक है, या बोले कि अंतः सागरीय कारक है, अंतः सागरीय कारक में एक कारक हमको मिल गया तापमान। कि तापमान के प्रभावाधीन जल धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं मुख्य धारा के रूप में, और सब स्ट्रेटम प्रवाह के रूप में या सब स्ट्रेटम फ्लो के रूप में उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं। एक बात बताइएगा कि क्या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर या उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जल धाराओं के प्रवाह के लिए तापमान एकमात्र कारक होगा?
तापमान एकमात्र कारक नहीं होगा, बल्कि अन्य भी कई सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अन्य बहुत सारे कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन अन्य विभिन्न कारकों में एक कारक तापमान भी है। दूसरे कारक की अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर है हमारा लवणता। तो नेक्स्ट आ जाइएगा, और अगला फैक्टर है हमारा अंतःसागरीय कारक में, और ये है भैया लवणता में अंतर। ठीक, लवणता में अंतर। अब आप याद करिए कि हम लोगों ने लवणता के बारे में बातचीत किया हुआ है ना, कि सैलिनिटी क्या होता है कि प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा या नमक की मात्रा या ठोस पदार्थों की मात्रा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लवणता में अंतर जो ये फैक्टर है, अगर मैं ये कहूं कि लवणता में और महासागरीय जल के घनत्व में, लवणता में और घनत्व में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि अगर लवणता ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा, और अगर लवणता कम है तो घनत्व भी कम होगा। अब एक बात देखिएगा, इन सबके साथ साथ में अगर मैं ये कहूं कि भैया यदि लवणता अधिक है तो लवणता अधिक होने का मतलब कि घनत्व भी अधिक है, और जिस जलीय क्षेत्र का घनत्व ज्यादा होगा वहां जल ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की ओर बैठेगा? नीचे की ओर बैठेगा। इसका मतलब कि अगर लवणता अधिक है तो जो जलस्तर होगा ये क्या होगा? कम होगा। और यदि मैं कहूं कि एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर लवणता कम है और लवणता कम होने की वजह से जो जलस्तर है ये जलस्तर क्या होगा? अधिक होगा। बात तो ये है ना कि लवणता अगर कम है तो घनत्व भी कम होगा, और घनत्व कम होने के साथ साथ में जलस्तर ज्यादा होगा। अब ऐसे में यदि मैं आपसे पूछूं कि जल का प्रवाह किधर से किधर होगा, कम लवणता से अधिक लवणता की ओर या अधिक लवणता से कम लवणता की ओर? हाँ, तो यहां पर जल का प्रवाह ये कम से अधिक, कम से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर होगा। क्या हमारे दिमाग में कोई उदाहरण है जिस पर हम लोग विचार कर सके? कोई एग्जांपल है इसका? नहीं? विचार करो जरा। चलो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा नाम पे बताओ, ऐसे बताओ, जैसे देखो मैंने कहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो भी है, जरा ये बताना कि 0 डिग्री वाले क्षेत्र की सैलिनिटी और 30 डिग्री वाले क्षेत्र की सैलिनिटी कहां की कम कहां की ज्यादा? 0 डिग्री की कम, 30 डिग्री की ज्यादा। तो 0 डिग्री वाले क्षेत्र में जलस्तर, जलस्तर क्या होगा भैया? अधिक होगा, और 30 वाले क्षेत्र में जलस्तर कम होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में जलधारा का प्रवाह 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर होगा? कह सकते हैं। आप एक गल्फ स्ट्रीम देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लवणता एकमात्र कारक है जिसकी वजह से जलधारा उत्पन्न होती है। अभी तापमान भी था, हवाओं का प्रवाह भी मिलेगा, ठीक है ना, पृथ्वी का घूर्णन भी, मतलब कई सारे कारक हैं। लेकिन अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की बात करें तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जलधारा के प्रवाह में एक कारण तो हम लोगों ने देख लिया है पहले, और वो है पृथ्वी का चपटापन, जियोड आकार का होना, वो भी एक कारण है। और एक कारण हम लोगों ने और देख लिया था, वो था तापमान, और एक कारण और क्या मिल गया? लवणता। इसका मतलब कि जलधारा के प्रवाह के लिए कोई एक कारक कभी रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ एक्युमुलेट होकर के ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन कारकों में लवणता भी एक कारक बना लीजिए। बन गया? चलिए, तो ये तो हो गया लवणता में अंतर, ठीक है ना। लवणता में अंतर के साथ, अच्छा ये क्या है मैं देख लूं, सतही जलधारा का प्रवाह कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर, स्तरीय अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो ये तो मामला हो गया लवणता का। अगला अपन देख लेते हैं घनत्व में अंतर। घनत्व में अंतर, ठीक है ना, हेडिंग करिएगा घनत्व में अंतर। ठीक, घनत्व में अंतर। देखिए भाई, जैसे अगर मैं ये कहूं घनत्व में अंतर में कि जो ध्रुवीय भाग है, चाहे वो नॉर्दर्न पोल हो एनपी हो, और चाहे वो साउदर्न पोल हो एसपी हो, चाहे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो चाहे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हो, इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सूर्य तक की प्राप्ति है, ये सूर्य तक की प्राप्ति क्या होती है? कम होती है। और सूर्य तक की प्राप्ति में कमी के कारण जो तापमान होता है, ये तापमान भी क्या होता है? कम होता है। और तापमान कम होने के कारण जल ठंडा है, और ठंडा जल हल्का होता है या भारी? भारी होता है। और भारी होने के कारण इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। बात सीधा सा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस इलाके में घनत्व तो ज्यादा होता है, लेकिन घनत्व ज्यादा होने के साथ साथ में यहाँ की जो लवणता होती है ये लवणता कम होती है, भरोसा करेंगे? और यहाँ लवणता के कम होने का कारण क्या है? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर? हिम गलन होता है, और इस हिमगलन के कारण जो लवणता होती है वो कम हो जाती है। और लवणता कम होने के कारण जैसे ही हिमगलन हुआ, लवणता कम हुई। अब देखिएगा, लवणता कम होने की जगह पर या लवणता कम होने के कारण क्या इसका घनत्व उतना ही रहेगा जितना पहले था, या उसकी तुलना में कम हो जाएगा? ये कई लोग नहीं समझ पाए होंगे बात, एक बार फिर से समझिएगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य तक की प्राप्ति होती है कम, और सूर्य तक की प्राप्ति कम होने के कारण जल होता है ठंडा, और ठंडा जल गर्म जल की तुलना में होता है भारी, और भारी होने के कारण यहाँ पर जल का घनत्व होता है ज्यादा। ऐसी स्थिति में अगर हम ये बात भी यहाँ पर विचार कर लें कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में या दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय इलाकों में हिमगलन के कारण लवणता कम हो जाती है, और जैसे ही लवणता, अच्छा लवणता और घनत्व में कैसा संबंध है? समानुपाती। अगर लवणता ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन जब लवणता कम हो गई तो यहाँ का घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप बात समझिएगा, यहाँ पर घनत्व के कम होने का कारण तापमान में वृद्धि होना नहीं है। यहाँ तापमान में वृद्धि के कारण घनत्व में कमी नहीं आई है, बल्कि घनत्व में कमी इसलिए आई है क्योंकि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में हिमगलन के कारण लवणता की मात्रा में कमी आ गई है, लवणता में कमी आ गई है। और जैसे ही यहाँ घनत्व में कमी आती है वैसे ही जलधारा, जलधारा उच्च से इधर क्यों रहेगी? निम्न अक्षांशों की
ओर प्रवाहित होगी। तो ये बात समझिएगा कि लवणता को एकमात्र, या मैं ये कहूं कि घनत्व को एकमात्र लवणता ही नहीं है जो प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है, लेकिन यहां पर तापमान की तुलना में किसका प्रभाव ज्यादा है? लवणता का प्रभाव ज्यादा है। बना लीजिए। और ये जो उच्च से निम्न अक्षांश की ओर जलधाराएं हैं, ये ठंडी होंगी या गर्म? ठंडी जलधाराएं होंगी। बन गया? आगे बढ़े भैया। चलिए, अब घनत्व से ही संबंधित एक बात और समझिएगा। अच्छा, प्रेशर में यानी दबाव में और डेंसिटी में यानी घनत्व में, दबाव और घनत्व में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। तो इसी में मैं हटा सकता हूं इसको। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं कि चूंकि दाब और घनत्व इन दोनों में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। मतलब अगर दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा और दबाव कम होगा तो घनत्व कम होगा। अब एक बात बताइएगा कि ये एक ओशियन है और ये ओशियन का तल है और ये ओशियन का बॉटम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें तल से नीतल की ओर जाने पर, यदि आप तल से नीतल की ओर जाते हैं तो गहराई कम होगी या बढ़ेगी? गहराई बढ़ेगी। और गहराई बढ़ने के साथ साथ जो दबाव होगा, जो दाब होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर गहराई बढ़ेगी तो दबाव भी बढ़ेगा और दबाव बढ़ने के कारण जो घनत्व है, ये घनत्व भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें, एक जगह है ए, इसके नीचे बी, इसके नीचे सी, इसके नीचे डी, तो ए, बी, सी और डी में से सबसे ज्यादा दबाव किस पर है? सबसे ज्यादा डी पर है। तो घनत्व भी सबसे ज्यादा किसका होगा? डी में होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि चूंकि गहराई में वृद्धि के साथ दबाव में वृद्धि के कारण घनत्व में भी वृद्धि होता है। तो सागर में, ऐसे में सागर में ऊपरी भागों में, ऊपरी भागों में घनत्व क्या होगा भैया? कम होगा। जबकि निचले भागों में घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो एक तरफ घनत्व कम है और एक तरफ घनत्व ज्यादा है, तो जल घनत्व में अंतर के कारण जल स्थिर होगा या जल में लंबवत संचलन शुरू हो जाएगा? लंबवत संचलन शुरू हो जाएगा। अगर घनत्व एक जैसा होता तो जल में मोबिलिटी नहीं होती, जल में गति नहीं होती। लेकिन चूंकि ऊपर और नीचे के जल के घनत्व में अंतर है, इसी का परिणाम यह होता है, इसका परिणाम यह होता है कि जल में लंबवत संचलन होता है। बना लीजिए। बन गया? हम लटक जाए पंखा पर? देख लो भैया क्या कर रही है, बीच बीच में टहल लिया करो। नहीं तो ये सब इतने बदमाश हैं, हमसे पंखा बंद करवाएंगे, है ना, एसी बंद चालू करवाएंगे। और मुझे तो कई बार ये भी भय लगता है कि निकलते निकलते कोनो कि मास्टर कहाँ, हमें भैया काम वाम हो गया है, अब जा रहे हैं आराम करने। तो बोला कोई काम तो नहीं है? नहीं भैया तो कोई काम नहीं है, तो चलो कम से कम प्याजे काट देना, है ना। और विद्यार्थी जीवन में पनीर एक खूब बनाते होंगे, मतलब आप में से कई लोग होंगे जो सेल्फ कुकिंग करते होंगे, नहीं करते हैं? करते हैं ना, सेल्फ कुकिंग करते हैं। तो एक बनाते होंगे पनीर दो प्याजा, नहीं बनाते? बनाते हैं ना पनीर दो प्याजा? नहीं क्या बनाते? अरे देखो पीछे एक आता है पनीर दो प्याजा वाला। एक और होता है, जैसे जो लोग वेजिटेरियन है और उनको नॉनवेज का मजा भी चाहिए, तो करते क्या है कि जब पनीर बनाते हैं ना, जैसे मसाला वसाला सब उसमें पका लिया, तो लहसन पूरा का पूरा, एक आध फली नहीं, पूरा का पूरा लहसन धुल के उसमें डिप कर देते हैं। और फिर जब भाई सीटी उटी लगा उसमें, तो उस पूरे लहसन के एक एक फली में क्या होता है कि मसाला पेनिट्रेट कर जाता है ना। और फिर उसको एक एक वो वाला मजा लेते हैं, है ना। तो वो क्या है कि वेजिटेरियन होते हुए नॉन वेजिटेरियन का आनंद लेना, है ना। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सोया चाप खाते हैं, सोया चाप पता है ना? हाँ, तो सोया चाप खाते हैं, तो सोया चाप भी वही वाला मजा देता है। तो कोई भरोसा नहीं कि तुम लोग ले चलोगे मास्टर, चलो क्या करबे करोगे, काम धाम तो है नहीं तुम्हारे पास। देखो अब समझिएगा, अगला मामला आ जाएगा हमारा वाह्य सागरीय कारक या बस गुदगुदाओ नहीं, या वायुमंडलीय कारक। अगला जो फैक्टर है हमारा, ये वाह्य सागरीय कारक या वायुमंडलीय कारक। वाह्य सागरीय कारक या वायुमंडलीय कारक। एक बात बताइए कि हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडलीय दाब के बारे में चर्चा किया था, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में चर्चा किया था। और वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोगों ने जाना था कि वायु दाब आखिर होता क्या है, याद है? तो उसका डेफिनेशन जो हमें समझ में आया था, वो हम लोग ये समझ पाए थे कि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक वायु स्तंभ के द्वारा लगाया गया दाब, वही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। अभी बात बताइएगा कि वायु दाब भी जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। और यहाँ पर यदि मैं ये लिखूं कि किसी जगह पर एपी, एपी का मतलब समझ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब अधिक है, तो जब वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि हवा का जो स्तंभ है वो दबाव ज्यादा लगा रहा है, और दबाव ज्यादा लगाएगा तो जल ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की ओर, तो यहाँ पर जल का तल नीचे की ओर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? और वहीं एक तरफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम है कहीं, तो
हाई प्रेशर की ओर। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर वाले क्षेत्र में जल का तल ऊपर है और हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में जल का तल नीचे है। तो अब सवाल उठता है कि इसका एग्जांपल वही, तो इसका एग्जांपल देखिए 0 डिग्री वाले क्षेत्र में क्या होता है, लो प्रेशर, और लो प्रेशर होने के कारण जल का तल क्या होता है, ऊपर होता है। और 30 डिग्री पर क्या होता है भैया, हाई प्रेशर, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, और यहाँ हाई प्रेशर होने के कारण जल का तल क्या होगा, नीचे होगा। तो इसीलिए जलधारा का प्रवाह निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर होता है, जबकि हवा का प्रवाह, हाँ, हवा का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है, जबकि जलधारा का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर होता है। अब आप देखें कि 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर जलधारा के प्रवाह में कितने कारण रिस्पॉन्सिबल होगा। एक तो पृथ्वी का चपटापन, लवणता, जल स्तर, तापमान, जल दबाव, इतने सारे, यानी कोई एक कारण नहीं है। तो बना लीजिए इसको। आगे बढ़े। उस समय गर्मी बहुत भयंकर पड़ गई है, दोपहर में मिलने उलने किसी से मत जाया करो। हैं? हाँ हाँ, वही मतलब, मैं तो आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल तय कर लो, दोपहर में किसी से मिलने नहीं जाना है, किसी से का मतलब किसी से भी मिलना है। मान लो तुमको कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, तब तो बात है, तब तो बात ही अलग है कि अब क्या है। कई कई तो सोच रहे हैं कि कहाँ हमारे साथ कोई बुलाए हम दोपहरिया हम। हाँ, अब देखिए भाई, जो वाह्य सागरीय कारक है, वाह्य सागरीय कारक में एक कारक को हम लोगों ने देख लिया वायुदाब, दूसरा कारक हम लोग देख लेते हैं, और इनने जरूर पीटा है कि नहीं। हाँ, गदहा, भूमंडलीय पवने हैं, देख, भूमंडलीय पवने, प्लेनेटरी विंड्स या ग्रहीय पवने। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की चर्चा इस पर हुई है, और हम लोगों ने ये याद किया था क्लाइमेटोलॉजी से कि भूमंडलीय पवने या ग्रहीय पवने वे पवने होती हैं जो वर्ष भर एक ही मार्ग का अनुसरण करती हैं। और ये कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब आप देखिए कि मैं इन तीनों पवनों को एक गोलार्ध में बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक गोलार्ध में बनाऊं काम चल जाएगा। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ। एक बार जरा फिर आप लोग बताइए मुझे कि 0 डिग्री पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, लो प्रेशर, ताप जनित या यांत्रिक जनित, ताप जनित। 30 डिग्री पर कारण क्या है, 60 डिग्री पर कारण क्या है, और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर कारण क्या है, ताप जनित। याद आया। और हमने ये जान रखा है कि विंड्स ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से 0 डिग्री के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर हवाएं चलेंगी, लेकिन ये हवाएं लंबवत नहीं चलेंगी भैया, घूम जाएंगी। घूम इसलिए जाएंगी क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव कार्य करता है। तो ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएं और चाहे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएं, दोनों दशाओं में पवनें अपने दाईं ओर घूम जाती हैं, राइट हैंड की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि चलो भाई ये है ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, बोले तो व्यापारिक पवनें। इसी तरह से 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलती हैं कौन सी, पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। इसी तरह से 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलती हैं कौन भैया, ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। अब आप एक बात देखें कि अगर हवाएं धरातल पर प्रवाहित हो रही हैं तो घर्षण से मुक्त नहीं हो सकती, घर्षण तो करेंगी ही करेंगी। अब अगर हवाएं बह रही हैं और घर्षण कर रही हैं तो क्या यह संभव है कि हवाएं जिस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं उसी दिशा में सतही जल के भी क्षैतिज रूप से आगे की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर जब 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर हवाओं का प्रवाह हो रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो रहा है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो रहा है। और आप याद करिए हम लोगों ने बात किया था कि कई बार व्यापारिक पवनों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव ऐसा होता है कि इनकी दिशा लगभग पूरब से पश्चिम हो जाती है, इसीलिए इनको पूर्वा पवने भी कहते हैं। याद करिए हम लोगों ने इस बात को समझा हुआ है। तो ऐसे में जब ये घर्षण करेंगी तो जल भी भैया बहेगा किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहेगा। और इसका एग्जांपल है हमारे पास में यह विषुवत रेखीय जल धारा, याद आया ना, इक्वेटोरियल करंट, ये बहता है किधर, पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। अब देखें कि अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर हवाएं जा रही हैं और ये जा रही हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये भी घर्षण करेंगी, और ये घर्षण करेंगी तो ये जलधारा को अपने प्रवाह की दिशा में बहा करके लेकर जाएंगी कि नहीं, ऐसे ये लेकर के गई, ठीक। तो ऐसे में ये जलधाराओं को निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर लेकर के जाएंगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इसी तरह से उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर ये अपने प्रवाह के क्षेत्र की ओर घर्षण के प्रभावाधीन जलधारा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इसका उदाहरण है लैब्राडोर धारा। कोई दिक्कत इसमें, बना ली। प्रीलिम्स और मेंस के लास्ट ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग?
लो भैया, हाथ जोड़ रहे भैया, बड़े लो, तब त्याग के जितना अभ्यास हो सकता है करो यार, जितना जल्दी हो सकता है सिलेक्शन लेके मुक्त हो जाओ, समझे, जितना जल्दी हो सकता है। और जिस विषय पर अभ्यास कर रहे हो टीचर से बराबर मिलते रहो, कोई डाउट हो उसको पूछते रहो, है ना। तो 1.5 साल की तैयारी बहुत है फिर, है ना। अगर क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हो ऐसा, तो 1.5 साल 2 साल मान लो बहुत है। सही दिशा में अगर आप चल रहे हैं, और बहुत मत फड़फड़ाना कि यहू पढ़ लें, यहू पढ़ लें, यहू पढ़ लें, एक साथ है सब सब साथ है सब जाए। हाँ, ये सुना है कि नहीं सुना है? एक साथ 2 मोटरसाइकिल खाली है चल सकता है, और इसलिए चले था वो जो बात गठरी खा है नहीं, सबके पास का बात नहीं है। हाँ, ये ड्रॉ कर लिया। अब एक बात देखिएगा कि देखें, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर ना सिर्फ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन भी कर रही है। अब आप एक बात देखिएगा कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो उसके घूर्णन के कारण एक प्रकार के विक्षेपक बल की उत्पत्ति होती है, और इस विक्षेपक बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। ये सब ध्यान है ना। अब एक बात सोचिए, मैं इसको हटा सकता हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अच्छा, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ये कोरियोलिस बल जल को भी प्रभावित करेगा और पवन को भी प्रभावित करेगा, यानी हवाओं को भी मोड़ेगा और जल को भी मोड़ेगा, दोनों को मोड़ेगा। लेकिन क्या दोनों के मुड़ने की डिग्री एक जैसी होगी? जैसे मान लीजिए कि यहाँ हवाएं मुड़ी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर ऐसे, और मान लीजिए कि अगर आप इसके मोड़ को आप मेजर करें ऐसा, और ये आ रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या हवा भी जैसे मान लिया हवा अगर 45 डिग्री पर मुड़ रही है, तो जल भी क्या 45 डिग्री पर ही मुड़ेगा? क्योंकि वो जल है, ये हवा है, दोनों का माध्यम एक नहीं है, एक गैसियस मीडियम में है और एक लिक्विड मीडियम में है। तो गैसियस मीडियम पर और लिक्विड मीडियम पर दोनों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। तो एक पॉइंट जरा अगर लिखिएगा, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, लिखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल का प्रभाव, से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव, लिखिएगा कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन पवन की दिशा एवं उससे उत्पन्न धारा की दिशा, उससे उत्पन्न धारा की दिशा में पूर्ण सामंजस्य नहीं होता, बल्कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में धारा की दिशा में झुकाव क्रमशः दाईं एवं बाईं ओर 45 डिग्री पर होता है। ठीक, आप समझ पाए इसका मतलब? जैसे उत्तरी गोलार्ध में धाराएं हवाओं के प्रभावाधीन दाईं ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। लेकिन ये जो दाईं और बाईं ओर मुड़ती हैं, ये लगभग कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। एग्जैक्ट 45 नहीं होता है भैया, लगभग 45 डिग्री पर होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर तो होता ही होता है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये ओशियन है और ये ओशियन का तल है, जब हम तल से नीचे की ओर जाएंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हवाओं के घर्षण का प्रभाव कम होता जाएगा, और हवाओं के घर्षण का प्रभाव कम होने के कारण हवा और जल इन दोनों की दिशा में सामंजस्य नहीं हो पाएगा। तो लिखिएगा कि सागर तल से गहराई में वृद्धि पर पवन तथा धारा की दिशा के मध्य झुकाव का कोण बढ़ता जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे तल पर तो हवा घर्षण करेगी, हवा के घर्षण का प्रभाव होगा ही होगा। बॉटम पर इसका प्रभाव कितना होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखिएगा ठीक है कि तली पर, तल या तली एक ही चीज है या अलग अलग? तल कहाँ पे है और तली कहाँ पर है? तो लिखिएगा कि तली पर हवा का प्रभाव शून्य, कॉमा लगाइएगा, हवा का प्रभाव शून्य, कॉमा लगाइएगा, जिससे झुकाव इतना अधिक हो जाता है कि हवा की दिशा के विपरीत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक, बन गया? अब एक बात और समझिएगा, जैसे देख, अगर मैं ये कहूं कि हवाओं से प्रेरित जो धाराएं हैं, तो ध्यान से समझिएगा, हवाओं से प्रेरित जो धाराएं हैं, वे धाराएं जब तटीय इलाके में पहुंचती हैं, तो तटीय इलाकों में जल का तल बढ़ा देती हैं। पहले आप शब्द सुनिएगा, संभवतः हम में से कई लोगों को ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन मैं जरूरी है कि बोलूं कि हवाओं से प्रेरित धाराएं जब तटीय इलाके में पहुंचती हैं, तो तटीय इलाके में जल के तल को बढ़ा देती हैं, यानी जल के स्तर को बढ़ा देती हैं, और उससे एक नई प्रकार की जलधारा का जन्म हो जाता है। ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि देखिए अटलांटिक ओशन, देखिए सबसे आइडियल डेवलपमेंट अगर जलधाराओं का कहीं हुआ है तो अटलांटिक ओशन में हुआ है। तो अटलांटिक ओशन में ये विषुवत रेखीय प्रदेश है, अच्छा भाई, विषुवत रेखीय प्रदेश में जो जलधाराएं हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहेंगी या पश्चिम से पूरब? पूरब से पश्चिम की ओर बहेंगी, बहुत बढ़िया। और पूरब से पश्चिम की ओर बहने के कोई 2 कारण बता दें। एक तो पृथ्वी का घूर्णन, बहुत बढ़िया। दूसरा
व्यापारिक पवनों, ठीक है ना, व्यापारिक पवनों का प्रभाव, ये तो कारण आप लोग कह रहे हैं। अगर जलधारा इधर पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है और निरंतर जल पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रहा है, तो निरंतर जल के स्थानांतरित होने के कारण इस क्षेत्र में, इन इलाकों में जल एकत्रित होता जाएगा, जल एकत्रित हो जाएगा, और जल एकत्रित होते 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 यहाँ पर जल का तल क्या हो जाएगा, जल का तल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते एरिया, जैसे जो एरिया है जहां पर जल इकट्ठा हो रहा है, वो एरिया बढ़ते 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 और 30 डिग्री तक हो गया, और जैसे 30 डिग्री पर हुआ वैसे ही पछुआ पवने कहेंगे यहाँ इकट्ठा क्या कर रहा है, चलो आगे लेके चलेंगे आगे कि नहीं इनको। तो अगर जल का एकत्रीकरण नहीं होता तो यहाँ जल का तल नहीं बढ़ता, और जल का एरिया, जो एकत्रीकरण का एरिया है, वो भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, और जब ना तो एरिया बढ़ता ना तो जल का तल बढ़ता, तो पछुआ पवनों को क्या गरज पड़ी थी इनको आगे लेकर के जाने की। समझ रहे हैं? जैसे अब इसी को मैं ऐसे बनाऊं कि मैं ये कहूं कि ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से यहाँ जल धाराएं निरंतर आ रही हैं पूरब से पश्चिम की ओर, और पूरब से पश्चिम की ओर आने के कारण इस क्षेत्र में जल का निरंतर क्या हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है, और जल के निरंतर एकत्रीकरण के कारण यहाँ पर जो जल का तल है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, और जैसे ही जल का तल ऊपर की ओर बढ़ा या जल का तल पहले से ज्यादा हुआ, वैसे ही पछुआ पवनें यहाँ अपना प्रभाव दिखाएंगी, और पछुआ पवनें इनको आगे की ओर ले जाना शुरू कर देंगी, और इनके प्रभावाधीन एक नई जलधारा जन्म ले लेगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है किसका, गल्फ स्ट्रीम का, और ये क्या है, इक्वाटोरियल करंट। बना लीजिए सर अगला पॉइंट करके। अच्छा, और ईस्ट टू वेस्ट जो जलधारा आ रही है उसका कारण आप लोगों ने दो बताया, एक तो पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा व्यापारिक पवनों का प्रभाव। बन गया? तो इसी में एक आध ऐसा पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा जरा। देखिए, हवाओं से प्रेरित धाराएं, हवाओं से प्रेरित धाराएं जब महाद्वीपीय तटों पर पहुंचती हैं, जब महाद्वीपीय तटों पर पहुंचती हैं, तो तो जल का तल तो जल का तल ऊपर कर देती हैं, जिससे जल का तल ऊपर कर देते हैं, जिससे नई धारा की उत्पत्ति होती है, नई धारा की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे अटलांटिक जैसे अटलांटिक महासागर में विश्वतीय जलधारा, विश्वतीय जलधारा से मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में अत्यधिक जल का संचय होने से, अत्यधिक जल का संचय होने से गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति। अब देखिए भाई, अगला कौन सा फैक्टर हो जाएगा इसमें, हाँ, चौथा पांचवा छठवां कौन सा हो जाएगा, चौथा। अच्छा, तो चौथा फैक्टर देख लीजिएगा, चौथा फैक्टर है इसमें वर्षा एवं वाष्पीकरण। देखिए, वर्षा एवं वाष्पीकरण में दो क्षेत्र हम लोग देखेंगे। एक क्षेत्र अपन वो देख रहे हैं जहां वर्षा हो रही है अधिक, किसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में, यानी एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षा अधिक है वाष्पीकरण की तुलना में, जैसे कि विषुवतरेखीय क्षेत्र, वर्षा अधिक है किसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में। और एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर वाष्पीकरण अधिक है, वाष्पीकरण अधिक है किसकी तुलना में, वर्षा की तुलना में। तो जिस इलाके में वाष्पीकरण अधिक होगा वर्षा की तुलना में, वहां जल का तल नीचे होगा, और जहां वर्षा अधिक है वाष्पीकरण की तुलना में, वहां जल का तल ऊपर होगा। तो जलधारा किधर से किधर प्रवाहित होगी, अधिक वर्षा और कम वाष्पीकरण वाले क्षेत्र से अधिक वाष्पीकरण और कम वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र से उपोष्ण उच्च वलयदाब की ओर। समझा? चलिए भाई, तो ये चीजें थी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनाब अपने अप्रोच सिनॉप्सिस में जाइए, अप्रोच सिनॉप्सिस में जाइए। देखिए, परिचय देख लिया आपने, परिचय देख लिया था। अच्छा, परिचय के बाद हम लोगों ने देख लिया था, यानी परिचय में ये देख लिया था कि जलधारा है क्या, उसके कितने प्रकार हैं। फिर हम लोगों ने देखा उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, और उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोगों ने 3 तरीके से देखा। एक क्या देखा हमने, हाँ, पृथ्वी की ज्यामिति से संबंधित कारक। एक हमने देखा अंतःसागरीय कारक या सागरीय कारक, और एक हमने देखा वाह्यसागरीय या वायुमंडलीय कारक। इसके बाद में देखा क्या है, दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग कर लीजिएगा, दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। और दिशा का मतलब यहाँ महासागरीय जल की दिशा है, जलधारा की दिशा मतलब
इसमें टाइगर वाइगर मत लिख लेना, कितने लोग समझ पाए? ठीक, कुछ लोगों का दिमाग इधर उधर चलता है, इसका मतलब है कि नहीं? समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए? देख, तो अब हम लोग बात करेंगे कि दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए भाई, दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला तो है तट की दिशा एवं आकार। छोड़िए उसको, छोड़िए, यहां मैं लिख देता हूं। पहला है तट की दिशा एवं आकार। अब तट की दिशा एवं आकार को समझने के लिए सबसे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि सबसे आइडियल एग्जांपल अगर कहीं पर मिलता है तो वो अटलांटिक ओशन ही है। तो आप एक काम करिए कि आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट याद है आप लोगों को, तो जरा आप अपने अटलस पे पहुंचे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पहुंचे। तो अटलस खोलना है तो मुंह काहे चलने लगता है भाई? है? हम गौर कर, अगर हम बुदबुदा देते मुंह पे घूसा मारेंगे, बता दे रहे। अटलस ओपन करो, मुंह से अटलस खोलते हो क्या? गलत आदमी हो आप। अटलस ओपन करना, अटलस ओपन करो, तुरंत बुद 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 करने लगते हो यार, गलत बात है ये। अटलस ओपन करो, पहुंचो साउथ अमेरिका। अब देखो साउथ अमेरिका में देखना, जैसे अगर मैं, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसे आपके अटलस में बना, ये मैं कह भी नहीं सकता, ये मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें कि दक्षिण अमेरिका क्या कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने बनाया है? हाँ बोल देना यार, कुछ कुछ तो ऐसा ही है। अब आप देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अब गौर करने वाली बात है भैया, इस ब्राजील वाले जगह पर देखो एक कॉर्नर ऐसे निकला हुआ है, निकला है ना? और जो ये कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर का नाम देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ केप डी साओ रॉक। नहीं बुझाया? मिला? केप डी साओ रॉक लिखा है ना? अब देखो ये जो जगह है, यह केप डी साओ रॉक। देखो केप का मतलब होता है किनारा, ठीक है ना? अब आप विचार करो कि मैं कह रहा हूं कि एक जलधारा इधर से इधर की ओर आ रही है, विषुवत रेखीय जलधारा आ रही है यहां पर, और ये केप डी साओ रॉक के तटीय किनारे से टकरा गई। तो केप डी साओ रॉक का तटीय किनारा क्या देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां से टकरा करके जलधारा दो दिशाओं में बढ़ सकती है? तो यहां से टकरा करके ये जलधारा दो दिशाओं में बढ़ गई। नहीं बुझा बात? बुझा गया? अच्छा, तो जैसे इसमें ये जो बनाया गया है, शायद इसमें देखो कि एक तो, अच्छा छोड़ो, देखो यहां पर जैसे ही विषुवत रेखीय जलधारा आई, इसका हुआ टक्कर, और टक्कर होने के बाद ये दो दिशाओं में बढ़ गई। यानी डायरेक्शन पहले ऐसा था और आई और तट से टकराई। अच्छा, तट किनारा ऐसा है, कॉर्नर ऐसा है, कोना ऐसा है कि टकराया और दो दिशाओं में बढ़ गया। तो एक को तो कह देते हैं खाड़ी की धारा, खाड़ी की धारा, और एक को कह देते हैं ब्राजीलियन धारा। तो इसने, अब देखो तट का आकार क्या है, जैसे अब हम कह सकते हैं कि तट के आकार ने कैसे प्रभावित किया कि विषुवत रेखीय जलधारा ये किससे टकराया? केप डी साओ रॉक से टकराकर दो दिशाओं में, दो दिशाओं में क्या हो गई? विभाजित हो गई। बना लीजिए इसको, और अटलस बिल्कुल पास में रखना। चलो लिखो, लिखो, लिखो। उसको ऐसे कलाकार होंगे तो अटलस नहीं लाए होंगे, नहीं लाया है, नहीं लाया हो तुम अटलस, हमारे फैटे फैट तुमको। हम देखो सही बताएं, कई चीजों का मन करता है कि तुम लोगों को तमचिया दे, लेकिन डर लगता है कि अंधेरा है तो लोग ढेला ना मार दो, है कि नहीं? ये क्या पता भाई, जाते जाते को कि कुछ नहीं मास्टर नहीं मिला, इसको मटर मार दो तो ढेला बना ले बेटी, बना ले। Hello, Moto. Hello, Moto. उच्चावच में ही शामिल किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये कहा गया कि नीतल उच्चावच भी दिशा को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? फैक्चुअल मामला है भाई। Hello, Moto. Hello, Moto. ऐसे आते आते दाईं ओर मुड़ने के कारण ये थोड़ा सा कहां चली जाती है? उच्च अक्षांश की ओर शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं आ पाती। बस समझ रहे हैं? बना लीजिए, और ये वाला मत बनाइएगा, इसको समझना पड़ेगा। Hello,
Hello, Moto. Hello, Moto. कंफर्म है ना, कोई डाउट तो नहीं? बेंचेस तो वैसे कमाल होता है, सृष्टि यही लोग चलाते हैं, मतलब तुम्ही लोग चलाते हो सृष्टि। बतियाया मत करो, बुलाना नहीं है। इसको क्या हुआ, तिलक आया क्या करा? बहुत झूठा है, तुम कह रहे इसका तिलक आया है, ये गलत बात है भाई। बेचारे कहीं संभावना हो वो खत्म करवाते हैं, बताओ, बिना रोका के उसका तिलक करा दिया। अच्छा हाँ, अब देखो भाई, अब हम लोग ना थोड़ा सा मॉनसून वाले चैप्टर पर आते हैं। अच्छा, मॉनसून वाले चैप्टर पर आने का मतलब ये है कि देखिए इसमें लिखा है कि दिशा को प्रभावित करने वाले कारक में एक कारक है भैया मौसमी परिवर्तन, ठीक है ना, और पूरे के पूरे महासागर में, ठीक है ना, सबसे मजेदार कंडीशन भैया पाई जाती है और वो है हिंद महासागर में, ठीक है ना, क्योंकि हिंद महासागर के साथ में ऐसा है कि हिंद महासागर का देखो दक्षिण में तो विस्तार है, ठीक है ना, इंडियन ओशियन का दक्षिण में तो पूरा विस्तार है, लेकिन उत्तर में यह स्थल आबद्ध हो जाता है। यहाँ पर ये सारे के सारे भाग, ये एशिया वाले भाग क्या कर ले रहे हैं कि हिंद महासागर के विस्तार को स्टॉप कर दे रहे हैं। और इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, आप याद करिए हम लोगों ने बात किया था कि मानसून की उत्पत्ति सबसे आदर्श रूप में होती है। मानसून वास्तव में वे पवनें होती हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। लेकिन यद्यपि कि दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है, लेकिन फिर भी इंडियन ओशियन ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति सबसे आदर्श रूप में होती है। और आपको पता होगा कि मानसून में हम लोगों ने दो टर्म को चर्चा किया था, एक हम लोगों ने जाना था इनकमिंग ऑफ मानसून और एक हम लोगों ने जाना था आउटगोइंग मानसून का, आउटगोइंग याद है ना? ये क्या हो गया भाई, हैंग कर गया क्या? अच्छा हाँ आ गया, देखो एक तो देखें, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकमिंग ऑफ मानसून में। तो इसमें पहले से समझिएगा, लिखा है कि मौसमी परिवर्तन जैसे हिंद महासागर में गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जलधारा की दिशा नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है। और विंटर में, सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून के समय नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हो जाती है, अथवा ईस्ट टू वेस्ट की ओर हो जाती है। दोनों समझते हैं आखिर कैसे। तो एक तरफ तो अपन इनकमिंग का बना लेंगे और एक तरफ में अपन आउटगोइंग का बना लेंगे। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब देखिए इनकमिंग ऑफ मानसून के समय में क्या होता है कि मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर भारत में प्रवेश करती हैं। तो मानसूनी पवनें अपने प्रवाह के क्रम में क्या करती हैं कि ये क्या हो रहा है भाई? हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ और मामला होगा। अच्छा अब इसमें कलर चेंज नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए भाई क्या मामला है इसमें, अब तुम लोग इंजीनियर मत बनो, है ना? नहीं नहीं अभी रुक जाओ, तब तक बिल्कुल शांत होकर दिखाओ। पापा भी कहते हैं कि करिए, करने से होगा, अभ्यास बिल्कुल शांत से। हाँ ये क्या हो गया था अभी? हाँ? नहीं हो रहा था, अब तो नहीं होगा। देखिए भैया कि जब ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं तो ये अपने प्रवाह की दिशा में जलधारा को भी क्या करती हैं, आगे की ओर बढ़ाती हैं। तो ये जो जलधारा की दिशा है, इस जलधारा की दिशा भी मानसूनी पवनों के प्रभावाधीन दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर हो जाती है, उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। जबकि मोबाइल बंद करो, जबकि जब ये मानसूनी पवनें लौटती हैं, जब इनका निवर्तन होता है तो निवर्तन के समय में इस जलधारा की दिशा भी क्या हो जाती है, उसी दिशा में आ जाती है जिस दिशा में मानसूनी पवनें लौट रही होती हैं। तो इस जलधारा की दिशा, जलधारा की दिशा ये किधर से किधर, उत्तर पूरब से इधर की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। और ये सभी महासागरों में सिर्फ और सिर्फ आदर्श रूप में किस महासागर में, हिंद महासागर में पाया जाता है। तो ये बना लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा मौसमी परिवर्तन वाला।
अगला वाला भी लिखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन, ये तो पता ही होगा, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। पहले का बरस किसी का बच्चे का कुछ इधर देखिएगा, उधर शायद कुछ बन गया। तो ये था महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक मामला आता है और वो आता है पैटर्न का, ठीक है ना, कि कौन से पैटर्न को फॉलो करती हैं महासागरीय धाराएं। पैटर्न समझते हैं, नहीं प्रतिरूप समझते हैं, चलिए समझ जाएंगे अभी हम लोग। हेडिंग करिएगा महासागरीय धारा प्रतिरूप, हेडिंग करिएगा महासागरीय धारा प्रतिरूप, महासागरीय धारा प्रतिरूप, ठीक। और महासागरीय धारा प्रतिरूप को तीन भागों में बांट दीजिएगा, तीन भाग में बांटिए। पहला करिएगा अर्थ, पहला लिखेगा अर्थ, दूसरा लिखेगा प्रतिरूप, पहला लिखेगा अर्थ, दूसरा लिखेगा प्रतिरूप, और तीसरा लिखेगा सामान्य विशेषताएं। अर्थ, प्रतिरूप और तीसरा लिखेगा सामान्य विशेषताएं, ठीक। अब देखिए भाई, तो यहां पर यह मामला आता है कि अगर हम महासागरीय धारा प्रतिरूप की बात करें तो प्रतिरूप में सबसे पहले मामला आया किसका, अर्थ का, फिर आया किसका, प्रतिरूप का, और फिर आया मामला किसका, सामान्य विशेषताएं। देखिए जैसे जब हम महासागरीय धारा प्रतिरूप की बात करते हैं तो ओशन करंट के पैटर्न का मतलब यह होता है कि जो महासागरीय धाराएं हैं उनके प्रवाह की दिशा किधर है, ठीक है ना, उनके प्रवाह की दिशा किधर है। तो अगर हमें अर्थ बताना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ में लिख लीजिएगा जरा, महासागरीय, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा जल्दी हो जाएगा, महासागरीय धाराओं के प्रवाह की दिशा, महासागरीय धाराओं के प्रवाह की दिशा संबंधी विशेषताओं, संबंधी विशेषताओं का संबंध धारा प्रतिरूप से है, का संबंध धारा प्रतिरूप से है, ठीक। अब देखिएगा भाई, जैसे अगर आप अपने अटलस में देखें तो आप अपने अटलस में ये पाएंगे कि चाहे निम्न से उच्च अक्षांश की ओर देखें या उच्च से निम्न अक्षांश की ओर, या ऐसे समझ लें कि जो जलधाराएं हैं ये विषुवत रेखीय प्रदेश में आती हैं पूरब से किधर, पश्चिम की ओर, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो और चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, ये पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर आने के साथ ही ये निम्न अक्षांशों से किधर की ओर जाती हैं, उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, और पुनः उच्च अक्षांशों से किधर आती हैं, निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं। तो चाहे ये उत्तरी गोलार्ध हो और ये चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। अच्छा, सबसे आदर्श विकास कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो आप देखेंगे तो आपको जो प्रतिरूप दिखाई देगा ये कैसा दिखाई देगा, चक्रीय प्रतिरूप दिखाई देगा। तो ऐसा बना करके डायग्राम, और मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसके नीचे लिखिएगा, दो चार लाइन में हो जाएगा ये, ऐसा इमेज बना करके लिखिएगा। सभी महासागरों, लेकिन हिंद महासागर में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि महासागर का विस्तार भी 0 डिग्री से कहां तक हो, ध्रुवीय क्षेत्रों तक, तभी हो पाएगा, ठीक। हाँ, लिख लीजिएगा एक लाइन इसके नीचे लिखें कि विभिन्न कारकों के सम्मिलित, विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभावों के द्वारा, प्रभावों के द्वारा महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं सामान्यतः, महासागरीय धाराएं सामान्यतः चक्रीय प्रतिरूप का अनुपालन, चक्रीय प्रतिरूप का अनुपालन करती हैं, चक्रीय प्रतिरूप का अनुपालन करती हैं, जिसमें जिसमें धाराओं का प्रवाह, जिसमें धाराओं का प्रवाह निम्न से उच्च एवं, निम्न से उच्च एवं उच्च से निम्न, निम्न से उच्च एवं उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर होता है, ठीक। अगर सामान्य विशेषताओं में लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि चक्रीय प्रतिरूप का आदर्श विकास, चक्रीय प्रतिरूप का आदर्श विकास अटलांटिक महासागर में, आदर्श विकास अटलांटिक महासागर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि
चक्रीय प्रतिरूप के कारण, चक्रीय प्रतिरूप के कारण महासागरों के, चक्रीय प्रतिरूप के कारण महासागरों के मध्य का जल, मध्य का जल शांत रहता है कि नहीं? मध्य का जल शांत रहता है। अगला लिखिएगा कि हिंद महासागर में, अगला है अगला, हिंद महासागर में चक्रीय प्रतिरूप का आदर्श विकास नहीं, चक्रीय प्रतिरूप का आदर्श विकास नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में अत्यंत कम है, उत्तर में अत्यंत कम। Hello, Moto. Hello, Moto. सार्गेसो सागर, ये है सार्गेसो सी, सार्गेसो सागर। अच्छा सार्गेसो, Hello, Moto. Hello, Moto. है टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण क्या है? Hello, Moto. Hello, Moto. संज्ञा दी गई है। जैसे अब इसके बारे में कुछ चीजें जो यहाँ बताई गई हैं, ये कहा गया कि अगर हम ओशियन करंट की बात करें तो ओशियन करंट के द्वारा, ऐसा समझिएगा कि ओशियन, ओशियन करंट्स के द्वारा निम्न से उच्च अक्षांश और उच्च से निम्न अक्षांश की ओर क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक तो ये बात हो गई। ठीक, दूसरी बात ये बताई गई कि एक है सार्गेसो सागर, और जो सार्गेसो सागर है, इस सार्गेसो सागर का विस्तार 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और अगर Hello, Moto. Hello, Moto. सार्गेसो सागर से कई बार सवाल पूछा है और यहाँ से सवालों के पूछने की संभावना बनी रहती है। Hello, Moto. Hello, Moto.
देखें भाई, इसके बाद में है ना इसको, इसके बाद में आता है महासागरीय धाराओं का प्रभाव, और ये प्रभाव आपको लिखना नहीं है, ये आपको हैंडआउट जब मिलेगा उसमें लिखा रहेगा प्रभाव, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्रभाव बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे प्रभाव में ये बताया गया कि जिन क्षेत्रों में भी गर्म और ठंडी जलधाराओं का अभिसरण होता है, ठीक है ना, तो ठंडी और गर्म जलधाराओं के अभिसरण के कारण इस क्षेत्र में प्लैंक्टन्स के विकास के लिए दशाएं बहुत अनुकूल होती हैं, और ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं, खास करके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये मछलियों का मुख्य आहार होता है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में मत्स्यन का खूब विकास होता है। कहा गया जैसे नॉर्थ अटलांटिक, यानी का मतलब नॉर्थ अटलांटिक के पूरब में लैब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराओं के अभिसरण से न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पर या न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के तटीय इलाके में मत्स्यन का विकास हुआ है। और अगर आपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला क्लास कर लिया है तो आपको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पता होना चाहिए, है ना, वो बताया गया है, लोकेट कराया गया है, वो सारी चीजें। फिर कहा गया कि इसी तरह आप जापान में देखिएगा तो जापान का जो होक्काइडो आइलैंड है, जापान में ऐसे तो आइलैंड्स का कोई मतलब बहुत है, लेकिन मुख्य कितने हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो सबसे नॉर्थ में है होक्काइडो आइलैंड। तो होक्काइडो आइलैंड के पूर्वी तटीय इलाके में क्यूरोशिबो गर्म और ओयोशिबो ठंडी, इन दोनों जलधाराओं के अभिसरण के कारण यहाँ पर भी फाइटोप्लैंक्टन्स का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है या होता है, और इसीलिए यह क्षेत्र भी मत्स्यन का एक प्रमुख क्षेत्र है। अगला है कि अटलांटिक ओशन में ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक, ये महत्वपूर्ण मत्स्यन के केंद्र है। अच्छा, महासागरीय जलधाराएं क्या करती हैं, अक्षांशीय तापीय संतुलन भी करती हैं। अच्छा, आप लोगों को अक्षांशीय तापीय संतुलन याद है कुछ कि निम्न अक्षांशीय प्रदेश में सूर्य तक की प्राप्ति अधिक होती है और उच्च अक्षांशीय प्रदेश में सूर्य तक की प्राप्ति कम होती है। तो निम्न अक्षांशीय प्रदेश से ऊष्मा का स्थानांतरण किधर होता है, उच्च अक्षांशीय प्रदेश की ओर होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण दो तरीकों से होता है, एक होता है वायुमंडलीय परिसंचरण से और एक होता है महासागरीय परिसंचरण से। जितनी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उस कुल ऊष्मा का 75%, 75% जो स्थानांतरण करती हैं वे करती हैं वायुमंडलीय परिसंचरण, हवाओं के द्वारा होता है, और 25% महासागरीय। ये सब बताया गया आपको क्लाइमेटोलॉजी में, खूब डिटेल में बताया गया है ना। तो ये कहा गया कि महासागरीय जलधाराएं अक्षांशीय तापीय संतुलन करती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो है इसका नॉर्वेजियन करंट, ये जो उपशाखा है, ये इसकी एक उपशाखा है, ये नॉर्वे के तट पर पहुंचकर तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। महासागरीय जलधाराएं लवणता का भी स्थानांतरण करती हैं, गर्म जलधाराओं के प्रभावाधीन लवणता बढ़ जाती है और ठंडी जलधाराओं के प्रभावाधीन लवणता कम हो जाती है। अगला कहा गया कि गर्म और ठंडी जलधाराओं का जब अभिसरण होता है तो इससे क्या बनता है, कोहरे का भी निर्माण होता है, और कोहरे का निर्माण होने के कारण दृश्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दृश्यता कम होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण जो जल परिवहन है वो बाधित होता है। अगला कहा गया कि महासागरीय जलधाराओं के द्वारा जो मौसमी विशेषताएं ये भी प्रभावित होती हैं। जैसे सोमाली जलधारा है, ठंडी जलधारा, याद करिए मानसून में मैंने बताया आपको। तो सोमाली ठंडी जलधारा जब अरब सागर में विस्तृत हो जाती है, इसका विस्तार बढ़ जाता है, तो अरब सागर के जल के तापमान में कमी आ जाती है, तो वाष्पीकरण के दर में भी कमी आ जाती है, तो मानसूनी हवाओं के पास में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसे में मानसूनी वर्षा भी कम हो जाती है, मानसून कमजोर हो जाता है। ये सब बताया गया आपको। अच्छा, जो सोमाली जलधारा है ये आपके ओशन करंट वाले चैप्टर में नहीं बना होगा एटलस में, ये कहाँ बना है, अरे मैंने बताया था महाराज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाइएगा तो जो क्लाइमेट वाला पेज है उसका वहां पर बना है, आपने लोकेट भी किया है ये सब। जरा पहुंचे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल गया ना, जरा ढूंढो तो अफ्रीका, और आगे बढ़ो, एक पेज और आगे बढ़ो, ना आगे बढ़ो आगे। हाँ देखो, यहाँ देखो सोमाली जलधारा मिला सबको, ये सब बातें हो रखी हैं। अगला देख लो कि हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी अफ्रीका के तट पर जलधारा का प्रवाह जनवरी में नॉर्थ से साउथ होता है और जुलाई में साउथ से नॉर्थ होता है, क्योंकि मानसूनी हवाओं की दिशा के कारण जलधाराओं की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में कैसी जलधारा, ठंडी, और पश्चिमी क्षेत्र में गर्म जलधारा। अपने प्रवाह की दिशा में जलयानों के संचालन में भी ये सुविधाएं उपलब्ध कर, जलधारा जिधर जाएगी जलयान को भी आगे की ओर बढ़ाएगी। फिर कहा गया कि तटीय क्षेत्रों की जलवायु विशेषताओं को प्रभावित करती है, कि गर्म जलधारा जहां प्रवाहित होती है वहां वर्षा को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि गर्म जलधारा है तो वाष्पीकरण भी, जलवाष्प भी, वर्षा भी अधिक होगी। और जैसे जापान के पूर्वी भाग में क्यूरोशिबो करंट के कारण वर्षा अधिक होती है। इसी तरह से मुझे लगता है कि इतना ही बताया, ठीक। अच्छा, एक बात और समझिएगा, नोट करके चाहे तो कहीं लिख लीजिएगा। हालांकि आप जानते हैं ये बात, जब आपने मानसून पढ़ा था तो मानसून के टाइम पर हम लोगों ने बात किया था, एक होता है देखो इक्वाटोरियल करंट और एक होता है काउंटर इक्वाटोरियल करंट, प्रति विषुवतीय जलधारा। तो है क्या मामला कि जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश में जो जलधारा है, ये जलधारा किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर आती है, ईस्ट टू वेस्ट आती है, और इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल करंट। और इस इक्वाटोरियल करंट के कारण पश्चिमी क्षेत्रों में जल का एकत्रीकरण होता है और पूर्वी क्षेत्रों में जल के दबाव में कमी आती है। तो इस बैलेंस को पूरा करने के लिए इसी करंट के नीचे अधः स्थलीय जल के प्रवाह के रूप में वेस्ट टू ईस्ट की ओर एक जलधारा का प्रवाह होता है, और इसी को बोलते हैं काउंटर इक्वाटोरियल करंट, बोले तो प्रति विषुवतीय जलधारा। याद है हम लोगों ने मानसून के टाइम पर बात किया था इसमें, और ये बात किया था हाँ कि एल नीनो क्या है, एक काउंटर इक्वेटर करंट है, ये बात हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं कि वर्तमान स्थिति में तुम लोग भूल चुके हो, हमारे सब माटी डाल दिया भाई। हाँ, कभी गलती से पढ़ लिया करो। मैं जानता हूं कि इतने व्यस्त जीवन में पढ़ने के लिए समय निकाल पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल लो पढ़ने के लिए। तो कौन सो काज कठिन जब माही ठान लो तो कुछ कर लो, नहीं तो अब ये टाइम टेबल खूब मत बनाया करो, 6 बजे गुड मॉर्निंग, 6:15 पर टी प्लस बिस्किट, है कि नहीं, या योगा 20 मिनट, एक्सरसाइज 25 मिनट, है नहीं, फिर ये फिर वो, जितना टाइम टेबल बनाने में लगा देते हो उतना पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। हर हफ्ते में एक टाइम टेबल बनता होगा, पुराना फॉलो नहीं हो रहा है, और आप में से ऐसे कई लोग होंगे कि जो रात को लेट जाते होंगे 12 बजे, लेकिन 2-2 बजे तक नींद नहीं आती होगी। ये होगा भाई, ये होता है। कितने लोग हैं
दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, होता कि नहीं होता? ये दिमाग में अच्छा होता क्या है ना, ये लेट गए कि चलो अब सो जाएंगे, सुबह समय से उठ करके पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जब लेटे तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बेफजूल की बातें चलती रहेंगी। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि तब तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहो जब तक कि दिमाग थक करके समझ। नहीं तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। और कई लोग ऐसे होंगे जो लेटे नहीं कि टप से नींद आ गई, ये बड़े किस्मती लोग होते हैं, है ना, लेटे जिसको तुरंत नींद आ जाती है, ये बड़े किस्मत के धनी लोग हैं कि लेटे और तब से नींद आ गई। और कईयों के साथ तो ये होता है कि लेट गए 12 बजे और आंख बंद है, आंख बंद है, करवट बदल रहा है इधर उधर इधर उधर, अब गलती से ऐसे देखे कि आजकल तो घड़ी मोबाइल में देखा जाता है, तो गलती से ऐसे देखे अरे 2:45 हो गया, अभी नींद नहीं, फिर उस टेंशन में 40 मिनट की नींद नहीं आता। और कुछ लोगों का जीवन तो ऐसा होगा कि रोज रात 12 बजे मोबाइल झगड़ा कर लेते होंगे, तो समझाने में सुबह का 4 बज जाता होगा, और सुबह 4 बजे दोनों ये निर्णय करते होंगे कि अब कल से झगड़ा, और सुबह फिर बवाल। अब पता चला कि भैया सुबह 4 बजे तुम झगड़ा करके सोए, खुशी खुशी सोए गए, अब 10 साढ़े 10 बजे तुम्हारी नींद खुली, और आजकल का हालत इतना भाई साहब खराब है कि नींद खुली नहीं कि टर से मोबाइल हाथ में आ जाता है, और मोबाइल में वो क्या कहते हैं हरा वाला व्हाट्सएप, और खोलेंगे तरह से व्हाट्सएप, और अब तुम 10 बजे उठे, साढ़े 10 बजे आंख खोल, अरे गधा, आंख खोले हो, थोड़ा याद करो, माँ बाप को याद करो, फिर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस जिसको भी मानते हो उसको याद करो, फिर उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ जो रात में पढ़े हो उसको थोड़ा देख लो, थोड़ा रिवीजन कर लो। लेकिन ना, ये उठे तर से मोबाइल, मुंह नहीं धोए, माई बहुत यादें नहीं किए, और उठे उतर से उधर मारे एक मैसेज गुड मॉर्निंग, और वो क्या बनाते हैं उसमें इमोजी। अब असली बवाल तो तब शुरू होता है कि ये भेज दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है, 4 बजे झगड़ा हुआ था, 4 बजे खत्म हुआ था, अब ये भेजा तो जैसे, अब इसने भेजा तो देखा ऑनलाइन उधर है, 5 मिनट इंतजार किया कि अभी आएगा रिप्लाई गुड मॉर्निंग, और पता चला 15 मिनट तक अगला लगातार ऑनलाइन है और मैसेज नहीं आया, फिर झगड़ा होगा कि नहीं होगा? फिर झगड़ा होता कि फिर इस वाले झगड़े को निपटाने में पूरा दोपहर 2 बज जाएगा, फिर लगे रहो यही रूठना बनाना, फिर पढ़ाई तुम्हारी हो चुकी, हाँ पढ़ाई फिर वहां है। सीधा तरीका ये जान लो, पढ़ाई के मामले में लेस मात्र किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। अगला कहे कि हम गुस्सा है, गुस्सा रहो, जब तक हम इतना टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेंगे तुमको मनाइबा नहीं करेंगे। और सीधा ये कह दो कि इतना ज्यादा गुस्सा हो, तुम गुस्सा खेलो, जिस दिन सिलेक्शन होगा भूल जाएंगे। अभी अगले को भी पता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहां से होगा, पहले यही खेल ले, भी प्रैक्टिकल भाई, ये ध्यान रखो भैया, नहीं तो हाँ जीवन में कुछ है नहीं, इतना जल्दी सफल हो जाओ, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, सुन लीजिए, ये आपका होमवर्क क्या है आपका भैया, कि जैसे आपको अटलांटिक ओशन में ये देखना है कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं, जैसे देखें नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कनारी की धारा, लैब्राडोर, नॉर्वे करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्रीमिंगर की धारा और सेल करंट। ये सारी चीजें आपको आपके क्या कहते हैं वो अटलस में नहीं मिलेगा, जैसे अटलस में आपको क्रीमिंगर नहीं मिलेगा, एटलस में आपको सेल करंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका, जैसे मैं एक एक धारा थोड़ा लिखूंगा कि लिखो ये गर्म है, ये ठंडी है, तब तो इसी में चला जाएगा 2 घंटा जलधाराओं में। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपने अटलस में जाइए और क्लास नोट्स उठाइए, जैसे अटलस में जरा आप लोग अपने अटलस में पूछे, ओशन करंट वाले चैप्टर में पूछे, तो जरा मैं बता रहा हूं, ओशन करंट वाले चैप्टर में पहुंच गए, ओशन करंट वाले चैप्टर में पहुंचे, देखिए ओशन करंट वाले चैप्टर में सबसे पहले तो पहुंचे अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में आप देखिएगा ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, है ना, और ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। फिर देखो गल्फ स्ट्रीम जा रहा है, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। फिर देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। फिर आगे देखो नॉर्वेजियन करंट है, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और ये सभी जलधाराएं, जैसे विश्व रेखीय जलधारा तो बह रही है पूरब से पश्चिम, उसके अलावा चाहे वो गल्फ स्ट्रीम हो, चाहे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे नॉर्वेजियन करंट हो, ये सभी धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बह रही हैं। और फिर देखो कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्वी तटीय इलाके में मिलेगा लैब्राडोर करंट, और ग्रीनलैंड के पूर्वी क्षेत्रों में मिलेगा ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, समझे ना। अच्छा, इसी तरह से अगर आप पैसिफिक ओशन में आ जाओ, तो पैसिफिक ओशन में इधर देखोगे इक्वेटोरियल काउंटर करंट देखो दिख रहा होगा, ठीक है, काउंटर करंट हमको पता है क्या है, और इस काउंटर करंट की दिशा देख लो, वेस्ट टू ईस्ट है ना। और दक्षिण में देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, देखो हम्बोल्ट या पेरू की धारा, ये ठंडी धारा है जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय इलाके में इसका प्रभाव पाया जाता है। तो आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कई बार ये चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। जैसे यूपी पीसीएस ने एक बार क्या किया, मैं आपको पूछ रहा हूं, बताइएगा कि मैं 2 जलधाराओं का नाम ले रहा हूं, एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। इन दोनों में से कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म? पश्चिमी क्या है, ठंडी, और पूर्वी क्या है, गर्म है। अच्छा एक बात बताइएगा, चलिए सवाल मेरा ये है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, देखिए अब कॉन्सेप्चुअल मामला है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, मैं ऐसे बना दे रहा हूं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है, गर्म है। क्यों? एक तो आपके दिमाग में आ रहा है कि जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है ये इक्वेटर से आ रही है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो भैया ये ठंडी क्यों है? आप बोलेंगे कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है तो ये ठंडी जलधारा है। हाँ, ये दिमाग लगाना है। अब आप समझिएगा कि ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चल रही है। एक हवा नाम है व्यापारिक पवन, और व्यापारिक पवनों के प्रभावाधीन महासागर के पश्चिमी इलाके में जल का होता है एकत्रीकरण, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है आपस में घर्षण, तो तापमान जाता है बढ़, जबकि पश्चिमी इलाके से जल का स्थानांतरण पूरब से पश्चिम की ओर होता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जल का स्थानांतरण होने के कारण यहाँ जल के दबाव में तो ठंडा जल नीचे से, इसीलिए यहाँ कैसी जलधारा, समझे ना। ये दिमाग लगाना। अभी 15 मिनट पहले हम लोगों ने इसको लिखा भी है ना, शायद प्रतिरूप वाले मामले में कहीं पर हम लोगों ने इसको कंसीडर किया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर आप महासागर के पूर्वी इलाके में देखेंगे तो वहां ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं, और पश्चिमी इलाके में देखेंगे तो वहां गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। देखिए स्टेटमेंट में मान लीजिए कि प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वहां 2 तरीके की चीजें, 2 स्टेटमेंट दे दिया,
तो वो भी सही है, लेकिन एक में कह दिया कि व्यापारिक पवनों के प्रभावाधीन, तो दोनों में ज्यादा सही कौन होगा? तो आपको क्या करना है कि आपको अटलस में इन महासागरीय धाराओं को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी महासागरीय धाराएं कहां पर प्रवाहित होती हैं, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन किस महासागर के पूरब में है, कौन किस महासागर के पश्चिम में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप इंडियन ओशन में देखें तो देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है आपको, और यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी दिख रहा होगा आपको, और फिर आप देखिएगा कि एक समय में जो जलधारा है ये निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है, और बंगाल की खाड़ी में देखिएगा घूम करके उच्च से निम्न की ओर घूम रही है जलधारा, है ना। तो वही मामला है क्या, मानसूनी पवनों के प्रभावाधीन। तो इससे ज्यादा डिटेल में आप लोग क्लासरूम में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको ध्यान रहे कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। अब ये तथ्यात्मक चीजें मैं क्लास में लिखाऊंगा नहीं कि लिखे ठंडी जलधारा ये, गर्म जलधारा ये। तो जैसा इसमें देखिए ये बना हुआ है, ठीक, जैसे ये हम लोगों ने बात किया अटलांटिक ओशन में, इसी तरह से देखिएगा पैसिफिक ओशन में जलधाराएं बता दी गई हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं, इसी तरह से इंडियन ओशन में बता दिया गया। तो इंडियन ओशन में स्थायी जलधाराएं कौन कौन सी हैं और अस्थायी क्यों है, अस्थायी है किसके कारण, मानसूनी प्रवाह के कारण, ठीक है ना। और साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर करंट, मोजाम्बिक करंट, मेडागास्कर, ये सब आपके एड्रेस पे कहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो ये आपको अपने से खुद से लिखना होगा, या ये पीडीएफ में भिजवा दूं, ये पीडीएफ भिजवा दूं मैं, ठीक, तो ये पीडीएफ में भिजवा दूंगा आपको, हैं लिखवा दे नहीं है, इतना आलस से मत करो यार, गलत बात है। अब देखिएगा जैसे इसमें कहा गया अटलांटिक ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना, कि कहा गया कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट 0 से 10 के बीच में घूर्णन और ट्रेड विंड का योगदान है, इनका फ्लो होता है ईस्ट टू वेस्ट, ये सब हम लोग जान चुके हैं ना, ठीक है ना। ये गर्म जलधारा है, तो ये मैं आपको भिजवा दूंगा, है नहीं, चलो ठीक, भिजवा ही दूंगा। अब यार इसका वो नहीं बटेगा, क्या कहते हैं उसको, हार्ड कॉपी नहीं बटेगा, ये हार्ड, ये ऐसे आपके पास आ जाएगा पीडीएफ और अपने से लिख लेना, है ना। इसमें क्या मतलब है, थोड़ा खुद से भी काम कर लो, थोड़ा खुद से भी मेहनत कर लो। तो ये था ओशियन करंट्स। अब एक लास्ट मुद्दा हम लोगों का बचता है ओशियनोग्राफी में, और वो बचता है प्रवाल भित्तियां। तो हेडिंग करिएगा जरा, हेडिंग करिएगा, हेडिंग करिएगा प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति, प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति, या प्रवाल भित्तियां भी कर सकते हैं, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। इसमें पहला अप्रोच करिएगा परिचय, परिचय, दूसरा अप्रोच करिएगा, दूसरा अप्रोच करिएगा प्रकार या वर्गीकरण, प्रकार या वर्गीकरण। और प्रकार या वर्गीकरण में लिखिएगा कि रचना के आधार पर, प्रकार या वर्गीकरण में रचना के आधार पर 3 भागों में बांट लीजिएगा। एक को लिखिएगा तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा लिखिएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरा लिखिएगा एटॉल, एटॉल। और फिर आ जाइएगा प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, ठीक। अब देखिए कोरल ब्लीचिंग का अलग हो जाएगा कि कोरल ब्लीचिंग में आप जानिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है ना, इसका निवारण क्या है। हालांकि एनवायरमेंट में बात किया जाता है इस पर, यहाँ याद करता हूँ, ठीक। देखिए भाई, तो सबसे पहला मामला प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति के परिचय का है। हम लोगों ने शायद अभी जब ये हम लोगों ने ओशियनोग्राफी स्टार्ट किया तो एक दिन हम लोगों ने प्रवाल कीट का डायग्राम देखा था, इमेज देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना। और हमने बात किया था कि ये एक फैमिली, एक संघ है सिलेंट्रेटा, और उस सिलेंट्रेटा फैमिली का एक जीव है। तो प्रवाल वास्तव में एक समुद्री कीट है, समुद्री कीट का मतलब है समुद्री कीड़ा, और ये समुद्री कीड़ा सिलेंट्रेटा फैमिली का जीव है। और इसका जो मुख्य आहार है वो है कैल्शियम, या चूना भी कह सकते हैं, आपकी किताबों में चूना लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्य आहार है कैल्शियम, और कैल्शियम को ग्रहण करने के साथ जब प्रवाल कीटों की मृत्यु हो जाती है तो उनके अस्थि पंजरों के जमाव से अगर भित्ति यानी दीवार के जैसी संरचना का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, और अगर द्वीप बन जाता है तो उसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो परिचय में पहला पॉइंट लिखिएगा, परिचय में पहला पॉइंट लिखिएगा कि प्रवाल, प्रवाल संघ सिलेंट्रेटा, लिख लेंगे ना, संघ सिलेंट्रेटा का जीव है जो उष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। बस होमवर्क भूला जा रहा था कई दिनों से ना। तो होमवर्क क्या था हमारा, नॉर्थ अमेरिका। तो जरा मुझे याद दिलाइएगा, अच्छा आप में से ये किया है ना पहले चैप्टर उसमें से, तो उसमें कहां तक बताया गया है, ये सब बताया गया। तो चलो भैया एक काम करो, आज आपको कुछ छूट ऐसा है कि आप सभी लोग अपने अटलस में कृपया नॉर्थ अमेरिका ओपन कर लें। चलो, और श्री गणेश करते हैं देवियों से, नहीं लेडीज फर्स्ट। चलो, अरे हो हल्ला मत करो, बातचीत मत करो, ये काम मत करो। चलो भाई, चलो देवी जी, मैं कुछ लोकेशन बोलूंगा बट से उसको हमको बता दो कि वो लोकेशन आखिर कहां पर है, ठीक है ना। मुझे ये बता दो कि ब्यूफोर्ड सागर कहां पर है। चलो ठीक है, अच्छा चलो तुम बताओ देवी जी, ये बताओ कैरिबियन सागर कहां है। इतना टाइम नहीं लगाते हैं, बस हो गया, इतना इतना समय भी नहीं देना चाहिए। लाओ हाथ लाओ, लाओ, इतना इतना समय नहीं मिलता है बेटा, आओ लाओ। अरे अरे बहाना बनाना अच्छी बात है, अरे भाई ना हम सही मार देंगे बेटे, मार देंगे, लग हाथ ऊपर ऊपर हाथ लग आ रहा है, उधर आ रहा है रत्ता, और उधर तो पता है आंखें मोड़ खाली मारेंगे, एक समुदाय पूरा पिटेगा। चलो देवी जी तुम बताओ, पढ़ी कि
पढ़ाना नहीं चलेगा। शनिचर को तुम थी कि नहीं क्लास में? तुम थी ना? हाँ, तब फिर तो कोई मतलब नहीं है। देखो भाई बहन होए ना प्रीत, तो जब तक तुम कूदोगे नहीं तब तक तुम काम करोगे नहीं, ठीक है ना? चलो तुम बहुत आसान सा मैं तुमसे पूछूंगा, तो मुझे ये बता दो कि लैब्राडोर सागर कहाँ है? अब 5 गिनती के अंदर 1 2, हाँ तो बताइए, तो तुम दोबारा पिटोगी अभी। हाँ चलो भाई तुम बताओ दत्ता, तुम ये बताओ 5 गिनती के अंदर बताओ बिफिन बे कहाँ है? 1 2 3 4 5, लाओ लाओ लाओ, ये बेफिन है। अब बोला ड्यूफोर्ट बेफिन बता रहा, नकलो मतलब लग लाओ दत्ता। चलो तुम्हारी बारी आई, तुम मुझे ये बता दो, बहुत बहुत आसान सा मैं तुमसे पूछूंगा, और 5 गिनती के अंदर देखो पता है मैपिंग ऐसा होना चाहिए, पूछा तब से दिमाग में बनेगी, फट से यहाँ पर है, और ये रोज ऐसे होता रहेगा, बस हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। चलो तुम मुझे बताओ गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? अच्छा ठीक, चलो भाई तुम्हारी बारी आ गई, तुम मुझे बताओ, बातचीत मत करो, हडसन की खाड़ी कहाँ है? हडसन बे, अरे वाह सही करो। चलो तुम बताओ भाई, तुम मुझे ये बताओ बेरिंग सागर कहाँ है? 1 2 3 4 5, लाओ। हाँ हो क्या भैया, हाँ कलम हटाओ, कलम हटाओ, कलम हटाओ, ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाँ चलो अब कहाँ है बताओ, ये बे, ठीक है ना? ठीक, चलो भाई तुम बताओ, तुम ये बता दो मुझे, तुमसे क्या पूछा? हाँ चलो तुम ये बता दो सारगैसो सागर कहाँ है? 1 2 चलो भाई तुम बताओ मुझे। हाँ ठीक, तो अब वही थोड़ा पूछेंगे तुमसे, तो मुझे ये बता दो लैब्राडोर सागर कहाँ है? 1 2 है, ये है, अच्छा इधर पीछे ना, ये एक आगे एक पीछे है नहीं? इधर कौन से लाइन से शुरुआत किया जाए? हैं? इसके लाइन से, चलो ये पीछे से, चलो दद्दा शांत रहो तुम लोग, चलो। और हमको कल से ना मैं जगह बोलूं दिमाग में फट से बनना चाहिए, पेरी फेरी, ये जान लेना। चलो मुझे तुम ये बता दो कि डेविस स्ट्रेट कहाँ है? डेविस स्ट्रेट, डेविस जलसंधि, चलो ये, चलो लाओ लाओ, छोटा बड़ा मार के चक्कर से ऊपर ऊपर, चलो तुम बताओ डेविस स्ट्रेट सबको मिला? चलो भाई तुम, हाँ तुम मुझे ये बता दो कि हाँ अलास्का की खाड़ी कहाँ है? पहले नहीं तेरे भाई का। चलो दत्ता इधर आओ, चलो एटलस देना, तो मैंने टफ कुछ नहीं होता है। चलो तुम मुझे ये बता दो कि हाँ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ है? हाँ उधर ढूंढो सब लोग स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फट से सब लोग ढूंढो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, मिल गया सबको? चलो भाई अब उधर बता दो, हाँ इधर आओ, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी 1 2 3 4 5, लाओ आओ। गलत बात है हम, चलो तुम बताओ पड़ोसी, तुम बता, सबको मिला गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस? तुम बताओ मुझे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड कहाँ पर है? न्यू फाउंडलैंड, हाँ हाँ लो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, आगे कुटाए भाई एक दो लोग ऐसे, देखो कल मुझे आप लोगों के ना बिल्कुल ऐसा रटा होना चाहिए, मैं पूछूं फटाफट दिमाग में इमेज बनना चाहिए, और कल कल मैं क्या करूंगा ना, ये बहुत जल्दी, कल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक तो पूरा का पूरा मैं आज ही बता दे रहा हूं, और मुझे सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जान लो। तो मैं समझ रहा हूं कि तुम लोगों को जब तक ना उठोगे नहीं, तुम लोग काम नहीं करोगे। देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, चारों मतलब चारों तरफ के जितने भी गल्फ वे बाइट और साउंड हैं ये याद होने चाहिए, जितने आइलैंड्स हैं वे याद होने चाहिए, जितने प्रायद्वीप हैं वो याद होने चाहिए, जितने जलसंधियां हैं वे याद होनी चाहिए, बात समझे ना? ठीक है, और आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसा करूंगा भैया कि जो सवाल का जवाब देगा वही हमसे सवाल पूछेगा, और तुमको आपत्ति होगी तो तुम बात करा देना अपने पेरेंट्स से मेरी, फिर तुम्हारी